सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश के मूल निवासी कौन हैं और मूल निवासियों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ और कौन लोग हैं जो विदेशी हैं। और दूसरी बात है संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति और इस देश की सत्ता मूल निवासियों के हाथ से कैसे गई। इन 2-3 बिंदुओं को मैं इसमें समेटने का प्रयास करूंगा। साथियों, आज जो हमें पहचान मिली हुई है वो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, बल्कि वो पहचान हमें किसी और के द्वारा दी गई पहचान है। आज हमें विभिन्न विभिन्न जातियों के नाम से जाना जाता है, अछूतों के नाम से जाना जाता है और इन अछूतों में भी अनसीएबल जो है, अनटचेबल्स कहते हैं जिनको देखना मना है, जिनको छूना मना है और जिनकी परछाई से भी छूत लगती है। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो पहचान मिली हुई है ये हमारी अपनी पहचान नहीं है, बल्कि ये किसी और के द्वारा दी गई पहचान है। मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इस देश में जो है आर्य आए थे बहुत दिन पहले। उनके कालखंड का जो आर्यों की जो अंतिम खेप थी आज से 1000 ईसा पूर्व की बताई जाती है, मगर उससे पहले कई खेप इस देश में आर्यों की आई है। और जो पहचान का जो संकट है हम लोगों के सामने वो उसी समय से बना हुआ है, आज तक बरकरार है। और जब तक हम लोगों की एक पहचान नहीं बन जाती तब तक हम इस देश की सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकते। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज ये विषय यहाँ पर इस अधिवेशन में मौजूद है। सबसे पहले जब आर्य इस देश में आए थे तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई, आर्यों ने अपनी पहचान बनाई देव के रूप में और यहाँ के लोगों को कहा दानव। अपनी पहचान बनाई देव के रूप में और यहाँ के लोगों को कहा दानव। और देव और दानव के बीच में लड़ाई हुई। आर्य इस देश में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। उस बात का इतिहास ऋग्वेद में सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश के पूरे चर्चे आप लोगों को मिलेंगे। उसमें उनके द्वारा किए गए आक्रमण का विस्तृत विवरण ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग जो है भगवान को देव मानते हैं, मगर भगवान को देव नहीं कहते हैं ब्राह्मण लोग। जो आर्य लोग आए थे उन्होंने अपनी पहचान बनाई देव के रूप में और यहाँ के लोगों को कहा दानव। और देव और दानवों के बीच में लड़ाई हुई, देव और दानवों के बीच में संघर्ष हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। तो एक पहचान उन्होंने अपनी बनाई देव के रूप में और हमें कहा दानव। एक पहचान उन्होंने बनाई सुर के नाम से और यहाँ के लोगों को कहा असुर। तो ये पहचान बनाने का, पहचान छुपाने का मामला है। पहचान बना करके उन्होंने इस देश की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता थी इस पर कब्जा किया और यहाँ के दानवों को, राक्षसों को और असुरों को भयंकर तरीके से मारकाट मचा करके उनका सफाया करने का काम किया। तो यहाँ जरूरी है, आए थे वो सीधे आर्य के रूप में नहीं रहे, उन्होंने भी पहचान बनाई अपनी और यहाँ के लोगों की भी पहचान बदली, जिसके वंशज हम लोग हैं। हम लोग टीवी में, रामायण में, महाभारत में सीरियल देखते हैं और इन सीरियल को देख करके आपने देखा होगा कि कुछ राक्षसों को देवता लोग मारते हैं
और जो देव जो हैं वो भाला लेकर के खड़े हुए हैं, और यहाँ के राक्षस जो हैं, असुर जो हैं, दानव जो हैं, दांत निकाले हुए, नीचे लेटे हुए, ऊपर किए हुए हाथ। तो इसे लगता है कि हम लोग देख करके हंसते हैं। हमारे दिमाग में ये हलचल पैदा होती है कि देव ने दानव को मारा, सुर ने असुर को मारा और राक्षस को मारा, और हम लोग ताली बजाते हैं। वो वही हमारे पुरखे हैं जो उन आर्यों के साथ लड़े, जिन्होंने अपनी पहचान देव के रूप में बनाई थी। क्योंकि पहचान बनाना इसलिए उनके लिए जरूरी था ताकि इस देश में मूल निवासियों के ऊपर जो है सत्ता अपनी कायम कर सके। और इस प्रकार पहली पहचान उन्होंने देव, दानव, सुर, असुर और राक्षस की बनाई। यहाँ के लोगों को राक्षस कहा, दानव कहा, असुर कहा। और देवासुर संग्राम की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। बहुत सारे देवताओं ने राक्षसों के साथ युद्ध किया, और आपने सुना होगा द्रोण पर्वत की जो है मथनी बनाया और उसको समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले। ये कहानी मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, मगर वो लड़ाई जो है देव और दानव की लड़ाई थी, यहाँ के मूल निवासी और आर्यों की लड़ाई थी। उनके बीच का संग्राम था, आक्रमण था, और वो आक्रमण उन्होंने छुप कर किया। हर तरीके का आक्रमण किया। घोड़े से लड़े, हाथी से लड़े, रुपए पैसे से लड़े, और जब भी न मरे तो जहर दे करके मार दिए गए। जैसे बताते हैं कि अंतिम जो उत्पाद था उस देवासुर संग्राम का अमृत था, और उसमें से विष निकला था। और जब राक्षसों को पता चला ये अमृत निकला हुआ, वो लेकर के छीन करके भाग गए, और उसको फिर जहर दे करके मारने का काम किया। कहा राक्षसों को विष पिलाया। ये बात संक्षेप में इसलिए बताना चाहता हूं कि लंबी ना हो। मतलब यह है कि आक्रमणकारी के रूप में वो लोग यहाँ आए और यहाँ के लोगों को मारा, पीटा और गुलाम बनाने का काम किया, और एक नई पहचान दी असुर, राक्षस और दानव की। पहला काम वो था। ये पहचान बनाने से उनको फायदा क्या हुआ था कि किसी को भी लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए उसको एक नई पहचान बना करके और उसको दबा करके, शिक्षा, सत्ता और संपत्ति से उसको दूर करके जो है उसके ऊपर लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। ये पहचान बनाने का मामला था। दूसरी बात, कालांतर में ये बात चलती रही और सामाजिक वर्गीकरण हमेशा होते रहे। बाल गंगाधर तिलक एक महापंडित थे, सब लोग जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि ये तेली, तमोली, कुणबट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे, वहां पर जमीन है जो खेत जोतेंगे। वही बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम है एसिमिलेशन थ्योरी। एसिमिलेशन का मतलब यह है कि जब दो तत्व एक साथ मिलाते हैं, उनके मिलाने से तीसरे प्रकार का तत्व पैदा होता है, और तीसरे तत्व का पैदा होना एक नए उत्पाद का विवरण होता है। तो जब सामाजिक वर्गीकरण करने लगे तो ये जो देव थे, जो आर्य थे, जो देव के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, तो उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था को स्वीकार किया, हमने उसको एसिमिलेट किया, और हिंदी में इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। उनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था आत्मसातीकरण। आत्मसात किया तो ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य बनाया, और यहाँ के जो देव थे, यहाँ के जो दानव थे, राक्षस थे, असुर थे, उनको जो है शूद्र के रूप में शामिल किया। यानी एसिमिलेट करके एक नया उत्पाद बनाया और साथ में रखा। उन्होंने कहा कि हमने साथ में तो रखा, मगर उसकी पहचान बना के रखा शूद्र की, और अधिकार वंचित बना करके। ब्राह्मण को अगर 6 अधिकार है, क्षत्रिय को 5 अधिकार है और वैश्य को 4 अधिकार है, तो शूद्र को भी 3 अधिकार होने चाहिए थे। मगर उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं बनाया। उन्होंने केवल उनके ऊपर कर्तव्यों का बोझ लाद दिया, तीनों वर्णों की सेवा करने का उनको काम दिया। अब ये मैं सिद्ध करना चाहता हूं, पहली पहचान देवों ने, आर्यों ने अपने आप को देव बनाया, यहाँ के लोगों को दानव बनाया,
और दूसरी पहचान हम लोगों की, इस देश के मूल निवासियों की पहचान बनाई शूद्रों के रूप में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरूरत थी उनको देव और दानव का बंटवारा करने की, और क्या जरूरत थी उनको बहुत सारे दानवों को, बहुत सारे राक्षसों को, बहुत सारे असुरों को एक शूद्र नाम की पहचान दे करके अपने साथ रखना, और वो भी अधिकार वंचित बना के अपने साथ रखना। ये सवाल पैदा होता है। तो ये रिसर्च का विषय है। क्यों? क्योंकि आर्य लोग आक्रमणकारी थे और वो बहुत कम संख्या में थे और यहाँ के लोगों के साथ लड़े। यहाँ के लोग बहुसंख्यक थे, तो उनके साथ फिर से ये आक्रमण ना कर दें। बहुत सारे राक्षसों के मरने की कहानी आप लोगों ने पढ़ी, वक्कासुर, बत्रासुर, ताड़का, पाड़का, जितने बहुत सारे राक्षसों का नाम उसमें गिनाया जा सकता है। मगर उसका अर्थ ये है कि उनको शस्त्र धारण करने से वंचित किया, संपत्ति रखने से वंचित किया, शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया। तो इस तरह से अधिकार वंचित बना करके अपने साथ रखा। ये बाल गंगाधर तिलक अपनी उस किताब में जो थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण की जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था को स्वीकार किया उन लोगों को हमने एसिमिलेट किया यानी आत्मसात किया। यानी जिन्होंने सहर्ष तरीके से हमारे साथ हमारी सेवा करने का संकल्प लिया और हमारे साथ रहने लगे, उन्होंने हमें अपने साथ रखा। और जिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना वो जंगलों में चले गए, जिन्हें हम लोग ट्राइब कहते हैं, एसटी कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आज भी वो वहाँ नहीं आए। तो पहचान बनाई शूद्र के रूप में और बना करके अपने पास रखा। तो सवाल यहाँ इसी बात का पैदा होता है कि उनको ये क्या जरूरत पड़ी थी बहुत सारे लोगों का एक कॉमन नेम शूद्र दे करके और उसके सेवा का काम लेते रहे। तो यहाँ पर पहचान का संकट हमारे सामने इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो हमारे पुरखे लड़े हैं उनके खिलाफ, उन्होंने उनको क्या किया कि एक मारने वाले का धन्यवाद देने की संस्कृति का निर्माण किया। आपने देखा होगा जब राम जो है ताड़का को मारते हैं, रामायण में देखा होगा, तो उसके बाद वो ताड़का जो थी, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे, दांत निकले हुए थे, और वो मरने के बाद उसके अंदर से एक चमचमाती हुई एक औरत निकलती है, सुंदर औरत के रूप में हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो जाती है। तो कहती है, हे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे मारा। यानी मारने वाली संस्कृति का, मारने वाले का धन्यवाद देने वाली संस्कृति को बनाया। तो मारने वाले का धन्यवाद आज भी हम लोग देते हैं, अच्छा कि आपने हमें मार दिया, नहीं तो हम पता नहीं कब तक इसमें फंसे रहते, कई कई जन्मों का हम फंसे हुए थे इसमें। तो ऐसी संस्कृति क्या है कि जो मारता है उसके खिलाफ विद्रोह न पैदा हो जाए। उस विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने ऐसी संस्कृति का निर्माण किया, हमारे इस दिमाग में जो है पाखंड अंधविश्वास का बीज बोया। तो किसी को गुलाम बनाना आसान है, मगर उसको लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने इसी तरह से भय, भगवान, भगवती, बहुत सारे जो है षड्यंत्रों को बना करके लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया, यानी पहचान बनाई शूद्र की। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने, अभी संक्षिप्त करता हूं, 15 मिनट का समय लूंगा, 15 मिनट का समय लूंगा, अभी पूरी बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से आपने मेरी बात सुनने में बोर हो गया होगा, मैं भी बहुत तैयारी करके आया हूं इस बात को जानने के लिए। जरूर समय का अभाव है, लेकिन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब से ये मूल निवासी आंदोलन चला उसके बाद यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी। उसके बाद क्या हुआ, तो बुद्ध के आने के बाद बुद्ध ने एक नाम को जागृत किया, शूद्र वर्ण के अंदर चेतना पैदा की। सम्राट अशोक जैसे महाप्रतापी राजा पैदा हुए। तो ब्राह्मणों ने फिर ये सोचा कि एक पहचान इनकी बनाई थी, उससे ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए और इस वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने उस शूद्र वर्ण के हजारों हजार टुकड़े किए, हर जाति का एक नाम, हर टुकड़े का एक नाम, एक काम, एक टुकड़े से एक ऊपर एक जाति, एक नीचे की जाति, इस तरह की व्यवस्था बनाई। अब यहां पर भी सवाल पैदा होता है, क्या जरूरत थी बहुत सारे दानवों का, राक्षसों का एक शूद्र नाम बनाने की? क्या जरूरत थी एक शूद्र नाम के हजारों हजार टुकड़े करने की? इसी वजह से, क्योंकि ये पहचान की बात है। वहां राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में बनाए रखने के लिए दानवों को शूद्र बनाया। उसके बाद जो है सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए बहुत सारी जातियों को, शूद्र को एक जातियों के टुकड़े में बांट दिया। उसके बाद ज्योतिराव फुले ने
शूद्र अतिशूद्र का नारा दे करके इन मूल निवासियों को एक करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, बहुत सारी बातें छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हुआ क्या, पुष्यमित्र शुंग के समय से जो है ये घटनाएं हो रही थी। उस समय बहुत सारी संस्थाओं के ऊपर इनका कब्जा हो चुका था और आगे गुप्त काल आया। गुप्त काल में जो है, जिसे ये स्वर्ण युग कहते हैं, तो राजा जो है वो बैकवर्ड क्लास का यानी शूद्र वर्ण का राजा और मंत्री ब्राह्मण होकर उससे काम चलाया इन्होंने, तो जो है पहचान बनाई। तो उसके बाद आते आते 1925 में जब संवैधानिक अधिकारों की बात चलने लगी, ब्रिटिश कॉलोनी के जो लोग यहाँ पर राज कर रहे थे उन्होंने कुछ सहारा दिया, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। तो यहाँ इन सारे हजारों हजार जातियों का एक कॉमन नेम हिंदू करने की बात चली। अब सवाल पैदा ये हो गया कि जब वयस्क मताधिकार अंग्रेजों ने 1916 में इंग्लैंड में लागू किया और उसके बाद भारत में भी आने वाला था, तो ये भविष्य दृष्टा हो करके सोचने लगे, तो अगर ऐसा हो गया, हम यहाँ संख्या में कम हैं, अब हमको बहुसंख्यक बनना है। तो अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक बनने के लिए तो जो है एक सभी जातियों का कॉमन नेम एक हिंदू बनाने की संस्कृति को जन्म दिया 1925 से, जो आज तक जारी है। तो सवाल यहाँ पर फिर पैदा होता है, ये पहचान का जो संकट है कि क्या जरूरत थी हजारों जातियों का, जो आजकल कहते 6,743 जातियां ओबीसी की और 3,000 से जातियां एससी की और 2,000 से ज़्यादा जातियां एसटी की, सबका एक कॉमन नेम हिंदू बनाने की। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक बनने के लिए हिंदू नाम की चादर ओढ़ करके इन लोगों का फिर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लंबे समय तक बनाए रखने का ये उन्होंने काम किया। अब ये हुआ कि जब बामसेप ने जो है, उसके बाद बाबा साहब का नंबर आता है। बाबा साहब ने फिर इनके उस काउंटर किया उस बात को। संविधान में बहुत सारी जातियों का नाम शेड्यूल ट्राइब, बहुत सारी जातियों का नाम शेड्यूल कास्ट और बहुत सारी जातियों का नाम ओबीसी। बाबा साहब ने भी सोचा, एक तरफ ये षड्यंत्र करके टुकड़े टुकड़े करना चाहते, अपने लाभ के लिए पहचान बनाना चाहते। इधर बाबा साहब ने भी कहा, यदि एससी के लोग जागृत हो जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएंगे, एसटी के लोग जाग जाएंगे तो वो सजग हो जाएंगे, ओबीसी के लोग जाग जाएंगे तो वो भी सजग हो जाएंगे। तो इस तरह से बाबा साहब ने भी बहुत सारी जातियों को एक जगह करने का प्लान बनाया। संविधान में एक शब्द रखा, बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और जितने भी अन्य खंड बनेंगे, एक पहचान के रूप में बाबा साहब ने भी किया। उस हिंदू की थ्योरी को इन्होंने, बाबा साहब ने संविधान में काउंटर किया। उसके बाद बामसेप ने जो है ये मूल निवासी कंसेप्ट चलाया। इस मूल निवासी कंसेप्ट के चलते ही सार इस देश में बहुत बड़ा हलचल मच गया। चारों तरफ रिसर्च की बाढ़ आ गई और माइकल बामसाद ने जब डीएनए का रिसर्च किया तो ये बताया कि यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लोगों का डीएनए यूरेशिया से आए हुए लोगों के डीएनए के साथ मिलता है और यहाँ का डीएनए एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक साथ मिलता है। तो जब ये थ्योरी यहाँ प्रचारित होने लगी, बामसेप ने उसको पूरा जो है प्रचार प्रसार करने का काम लिया। उसके बाद नया रिसर्च शुरू हो गया। अब जो है ये बात सामने आई तो ये आर्यों को, अब आज जो रिसर्च करवा रहे हैं, अनुसंधान करवा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, आर्यों का कोई आक्रमण नहीं हुआ, उन्होंने केवल आगमन किया है। आक्रमण और आगमन में ये अंतर है, आगमन माने आप अंदर आए, बैठ गए आराम से, और आक्रमण का मतलब है कोई अंदर आया और हमला करना शुरू कर दिया और ये लोग लड़े। जो लड़े उनके धन धरती संपत्ति छीन लिया गया, जो लड़े जो हार गए। हारे हुओं का कोई इतिहास नहीं होता, जीते हुए लोगों का इतिहास होता है। तो हमारा इतिहास वहीं पे मिलता है। तो आर्यों के उस आक्रमण को ये झुठला रहे हैं, कह रहे हैं उनका आगमन हुआ। उन्होंने बताया 1000 ईसा पूर्व के बाद कोई भी और किसी भी जाति का आगमन नहीं हुआ। तो एक नई बात मैं बताना चाहता हूं जो अभी हम सब लोगों के कान खड़े करने वाली बात है कि जब से ये सत्ता 2014 से आई, इधर उन हिंदूवादी लोगों की सत्ता आई, तो उन्होंने इस मूल निवासी थ्योरी को, आर्य की थ्योरी को बदलने का काम किया। जो इन्होंने जो है एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS, रिस नाम है उसका। तो हिंदी में उसे कहते हैं विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली। और इसके जो है जो
डायरेक्टर जनरल हैं, उसका नाम है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो उन्होंने जो है ये बनाया गया, इनको 2014 के बाद बना है। उन्होंने जो है एक शोध पत्र तैयार करवाया, इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में। वो वेबसाइट पर मौजूद है, उस वेबसाइट को खोल के आप लोग भी देख सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है www.ris.org.in पर ये जो दस्तावेज जिसकी बात करने जा रहा हूँ मिलेगा, आप लोगों को खोल के देख सकते हैं। उसमें वो जो रिसर्च का टाइटल है उसमें है भारत के मूल निवासी होने का आशय, भारत के मूल निवासी होने का आशय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, प्रोफेसर टीसी जेम्स। 52 पन्नों का ये रिसर्च पेपर है, मौजूद मिलेगा उस पर। वो ये कह रहा है, उस रिसर्च में इन्होंने, संक्षेप में बता रहा हूं, 3 बातें मुख्य रूप से किया है। एक तो आर्यों के भारत में आक्रमण की थ्योरी को काट दिया गया। उन्होंने कहा आर्यों ने आक्रमण नहीं किया, आर्यों ने आगमन किया। दूसरा उन्होंने किया क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कोई भी रह रहा है वो इस देश का मूल निवासी है। तीसरी बात उन्होंने कहा भारत में कोई विदेशी नहीं है, सब यहीं के मूल निवासी है। और आर्य भारत के लोग यहीं से विदेशों में गए और जो है जिसका डीएनए बाहर के लोगों से मिलता है। ये संक्षेप में बताया। एक लाइन उन्होंने बताई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूएनओ में जो है मूल निवासियों के मुद्दे, उनके मानवाधिकार से संबंधित रखे गए थे, तो उन्होंने जवाब भी उन्होंने इस तरह का दिया। उन्होंने कहा इसमें, इस बात से उन्होंने उसमें अपना जवाब दाखिल किया कि मूल निवासियों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय जो कार्य समूह है IWGIA, उसका नाम है इंटरनेशनल वर्क ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, भारत के मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पक्ष में इस शर्त पर मतदान किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत के में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब इस देश के मूल निवासी हैं। ये बात है, ये बात ये पैदा करने वाली है। ये जितनी भी थ्योरी है उस सबको काट दिया गया। तो ये जो रिस बना है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बना है, इसको हम लोगों के पास भी जानकारी नहीं है, प्रोफेसर्स के पास भी जानकारी नहीं है। उन्होंने धीरे से जो है बहुत सारे अपने वैज्ञानिकों को लगा करके, इतिहासकारों को लगा करके एक ऐसी टीम तैयार किया, उसे आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और उसे दक्षिण एशियाई देशों में अपनी बढ़त बनाने के लिए जो ये हल्ला हो रहा है कि मूल निवासी लोग को उनके मानवाधिकारों को संरक्षित करना चाहिए, तो भारत के मूल निवासी जो हैं, भारत के मूल निवासियों का चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि इन लोगों के हाथ में इनकी शासन सत्ता हो। और अमेरिका में जो मूल निवासी हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनके लिए है क्या कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो ब्रिटिश कॉलोनी वहाँ से चली गई और वहाँ के कुछ जो बाहर से आए लोग थे उनके हाथ में सत्ता दे के चली गई। और वहाँ के जो रेड इंडियंस थे, मूल निवासी थे, उनको वो उनकी मर्जी पर, यानी उनको भी कुछ अधिकार दे करके रखा जाए। यूएनओ में तो उस तरह का मुद्दा है अमेरिका में, मगर भारत में उसका मुद्दा ये अलग है। भारत में ये मुद्दा इस बात का है कि यहाँ आर्य आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे, और यहाँ से शक आए चले गए, हूण आए चले गए, और बहुत सारी मुगल आए वो चले गए, मगर आर्य आए उनके जाने का इतिहास नहीं है, वो यहीं पर मौजूद हैं, यहीं पर मौजूद है। वो इस थ्योरी को काटने का प्रयास कर रहा हो रिसर्च। यदि आप लोग नहीं जागेंगे तो ये जो जितना हम लोग अधिवेशन बना रहे हैं मूल निवासियों का, तो ये पहचान का संकट पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक उदाहरण उन्होंने दिया कि आज उस रिसर्च में एक बात ये कही है बड़ी महत्वपूर्ण, कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खंडित है, ये गलत अवधारणा पैदा की जा रही तथाकथित विधर्मियों के द्वारा। उस रिसर्च में ये बात कही गई है। तो इसको कौन काउंटर करेगा? बोलने से तो पर्ची आ जाएगी जल्दी से, लेकिन उस बात की जानकारी कौन देगा? पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो देगा। मैं अभी ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं मूल निवासी कंसेप्ट को, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश हम लोगों के साथ हो रही है। यदि हम लोगों के विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, रिसर्चर्स ने उस थ्योरी का काउंटर नहीं किया, तो ये बस केवल इस ग्राउंड के बीच भीतर बैठ करके डिस्कशन का विषय बन जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे इतिहास को बदल दिया गया।
सारे इतिहासों में वही एक ही बात कही जा रही। छोटे छोटे वीडियो क्लिप उन्होंने दिए हैं बहुत सारे। वो कह रहे हैं आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, आर्यों का आगमन हुआ नहीं हुआ, वो यहीं से बाहर गए थे, इसीलिए उनका डीएनए यहाँ के लोगों से मिलता है। तो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जो है ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को जय मूल निवासी साथियों, धन्यवाद।